सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित गुप्त एवं मुगल काल से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको पता ही है कि गुप्त काल और मुगल काल में कला, साहित्य और वास्तुकला, ये 3 पॉइंट शामिल किए गए हैं। कला, साहित्य और वास्तुकला। तो कला, साहित्य और वास्तुकला के इतर आपको कोई भी विषय सामग्री, विषय वस्तु नहीं पढ़नी है। कला, साहित्य और वास्तुकला। तो कला, साहित्य और वास्तुकला, इसके अलावा आप ऐसे नहीं कि इनके अतिरिक्त भी गुप्त एवं मुगल काल से संबंधित पढ़ रहे हो, तो इनसे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपन ये देखते हैं कि किस तरीके के हिस्ट्री के प्रश्न सही करें आप। जैसे कि मैं मेरा बताऊँ तो 126 मार्क्स थे, ये तो आपको पता ही होगा। और हिस्ट्री में मेरे जितने प्रश्न आए थे वो सारे के सारे सही थे, तो उसको पढ़ने का मेरे को बेनिफिट भी हुआ कि कहीं ना कहीं। तो जो सीमित टॉपिक है उनमें से कुछ फैक्ट को छोड़ के यदि आप अपन हिस्ट्री को जो व्यवस्थित, जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं उनको एक ट्रेंड देखें, तो सीमित चीज को भी पढ़कर आप विषय वस्तु को पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना है, इसका मैं मेन इसका जो फोकस आप रखिए वो यही रखिए। तो पहला प्रश्न अपन देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में से असुमेलित है। असुमेलित कौन सा है वो देखना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अपन अधिकतर प्रश्न करते हैं तो असुमेलित असुमेलित और इसके संदर्भ में कंफ्यूज आ जाते हैं, सत्य असत्य है नहीं है। तो अपन ने ये मार्क किया। दशावतार मंदिर देवगढ़, तो ये सत्य है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, ये यूपी में है। देवगढ़, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है अपन देवगढ़ याद रखते हैं लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश और ये याद नहीं रखते। लक्ष्मण मंदिर एरण मध्य प्रदेश, ये एरण में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है लक्ष्मण मंदिर। शिव मंदिर बुमरा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा असुमेलित है, वो है सी। लक्ष्मण मंदिर होना चाहिए था छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ बता रखा है एरण में। जब पहले पिछली वैकेंसी में इन्होंने क्या किया, मौर्य काल को हटा दिया था। उससे पहले जो 18 वाली वैकेंसी में मौर्य एवं गुप्त काल दोनों थे टॉपिक। तो मौर्य एवं गुप्त काल से जो सवाल आते थे वो ये आते थे, कौन से ईंटों का बना हुआ है, कौन से पत्थरों का बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। तो अब ये यहाँ पे ये सवाल नहीं बन सकता कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। जरूर बन सकता है, कुछ एक नया वाला आ जाए, ये जरूर बन सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसमें से मौर्य काल का कौन सा है, क्योंकि ये टॉपिक हट गया है। तो आपको गुप्तकालीन मंदिरों को अच्छे से तैयार करना है, कौन सी किसकी लोकेशन कहाँ पे है वो आपको तैयार करनी है। अब शॉर्ट में अपन इसको सॉल्यूशन में देखें तो तिगवा है, वहाँ पे विष्णु मंदिर है, ये लोकेशन है मध्य प्रदेश में। बुमराम है, वहाँ पे शिव मंदिर है, ये लोकेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब जो देख रहे हो आप सॉल्यूशन के नीचे जो मंदिर है वो सब गुप्तकालीन मंदिर है। अपन को इसके अलावा कोई टच नहीं करना है। यदि मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न भी आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, और उसमें से एक मंदिर ऑप्शन आ गया मौर्य काल का, तो आपको गुप्तकालीन मंदिर तो पता होने ही चाहिए। तो 3 ऑप्शन तो गुप्तकालीन आएंगे। यदि आपके गुप्तकालीन मंदिर अच्छे से तैयार है तो आप 3 ऑप्शन राइट है, और जो नहीं है, जो आपने नहीं सुना, वो 14 मार्क कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक मौर्य का हो, चाहे उससे भी पुराना हो, कि जो भी स्थिति हो वो आपके प्रश्न सही हो सकता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़, ये सिरपुर में लिखना था और ये इन्होंने यहाँ लिख दिया था एरन, जो रॉन्ग करके, और अपन ने इसका आंसर ये हो जाएगा। भीतर गांव का ईंटों का मंदिर विष्णु को समर्पित है, ये भीतर गांव कहाँ पे है, कानपुर में स्थित है, यूपी। ईंटों का बना हुआ मंदिर है। तो इसमें से ये भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों का बना हुआ है, तो उसमें से ऑप्शन ये आ सकता है, और इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। कुर्म वाहिनी यमुना था, मकर वाहिनी गंगा की मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। जैसे कि अपन गुप्त काल के मंदिर देखते हैं तो आप जैसे नेट पे सर्च करना, तो उस पर दिखेंगे कि मंदिर के दोनों की तरफ जो गंगा एवं यमुना की मूर्तियां जो लगी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा। एक मगरमच्छ के ऊपर बनी हुई होती थी और एक कछुए के ऊपर बनी हुई होती थी। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं। गुप्तकालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आप ये देखोगे कि सत्य असत्य वाले आप क्वेश्चन जब भी करते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डर भी रहता है, इस पे कूट वाले सवाल गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपको यदि आप इसी तरीके के प्रश्न करोगे तो ही आपके बेनिफिट रहेगा। तो इसके बीच में ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, जो मैंने शुरू में आपको बता दी थी कि फर्स्ट पेपर से संबंधित जो पाठ विषय वस्तु से संबंधित जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, इसी तरीके के सवाल बने हैं, आप इसमें देख सकते हो। अब आते हैं अपन दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में अपन देख रहे थे गुप्तकालीन साहित्य के संबंध में असत्य कथन है। तो सत्य असत्य अपन ने देख लिया। उसके बाद पहला है पाल काव्यम ने हस्तायुर्वेद की रचना की, ये राइट है, पाल काव्यम से।
उन्होंने अस्थायी हाथियों के आयुर्वेद से संबंधित जो थी वो रचना की, तो ये राइट हो गया। धन्वंतरी समुद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक थे, तो ये अपन ने देखा। नवनीतकम नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना गुप्त काल में हुई है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की। तो जिसने जनरल ऊपर ऊपर पढ़ा होगा उसके ये उनको पता होगा कि वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की थी, तो ये जैसे अपन ने राइट कर लिया। अब असत्य कथन जैसे अपन ढूंढते हैं, तो इसके लिए आपको फैक्ट अच्छे याद होने चाहिए और टॉपिक पूरे कवर होने चाहिए, तब आप सही कर सकते हो। तो पाल काप्टम ने अष्टायुर्वेद की रचना की, ये राइट है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक की रचना की। नवनीतकम नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना भी गुप्त काल में हुई है, जो कि धन्वंतरी द्वारा नवनीतकम की रचना की गई है। नवनीत शायद शब्द होता है संस्कृत का, इसका अर्थ होता है मक्खन से संबंधित होता है। तो आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, ये राइट है। धन्वंतरी समुद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक थे, ये समुद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक नहीं थे, इसलिए ये आंसर इसका हो गया रॉन्ग। अब अपन इसके सॉल्यूशन देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कालिदास, वेताल भट्ट, गढ़करपर, शंकु, शर्पण, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर और ये यहाँ पे दे रखे हैं ये इसके नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सवाल का जो पैटर्न रहता है पूछने का वो यही रहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके है कौन से दे रखे हैं, इन विद्वानों में से एक विद्वान दूसरा दिया हुआ होगा, तीन एक होंगे, वो अपन सेलेक्ट करके प्रश्न को सही कर सकते हैं। धन्वंतरी ने नवनीतकम नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की, तो उससे ये सही हो सकता है। तो आप ये देखिए कि सवाल कहाँ से बन रहे हैं। अब जैसे कि टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा है उसके बाहर आपको नहीं जाना है, उससे संबंधित आप जब भी पढ़ते हो तो उसके साथ साथ ये भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि जो आपका प्रश्न बनेगा वो कहाँ से बन सकता है। जैसे कि अपन ने गुप्त काल देखा तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके 9 जैसे अपन ने ये याद किए इनके नवरत्न। तो यहाँ से सीधा सवाल आप ये सोचिए कि याद करना इनमें से कौन सा नहीं है, सवाल आ सकता है ऐसा, तो वो पूरा आपको याद करना है, ऐसे ही नहीं आपने ऊपर ऊपर नजर से देखी। मोती मस्जिद लाहौर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर। तो अपन इसमें से मोती मस्जिद जैसे है, अब आप सॉल्यूशन की तरफ ही सीधा देखिए क्योंकि मेन समझने की चीज़ यही है। जो सेम सेम की, जैसे मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स मेंटेन कीजिए किसी भी चीज़ के। तो जरूरी नहीं है कि जो लिख रखा है उसको छोटे अक्षरों में पूरे को उतार दिया, ऐसा उसको नहीं बोलते हैं। जो काम की चीज़ है, जो आप हर बार कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप कितनी ही बार पढ़ लो मोती मस्जिद, कहीं ना कहीं एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप उनको भूल जाओगे, तो आपको ये याद एक जगह याद रखने हैं। जैसे हिस्ट्री के ऐसे बिखरने वाले फैक्ट जो आपको याद नहीं रहे या फिर भूलने वाले ऐसी स्थिति या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगे कि लास्ट तक रिवीजन होना चाहिए उनका, तो उनके लिए एक अलग से आप 5-7 पेज तैयार करके किसी कॉपी में मेंटेन कर सकते हो। तो मोती मस्जिद 3 जगह है, लाहौर में मोती मस्जिद है, वो जहांगीर में बनाई, तो ये लाहौर का ही पूछ रहा है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा में है, वो शाहजहां ने बनाई। मोती मस्जिद दिल्ली में है, वो औरंगजेब ने बनाई। तो आप जो सेम शब्दों वाले या फिर कंफ्यूजिंग फैक्ट हैं उनको साथ में रख के पढ़ सकते हो। तो और प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं। ज़्यादा आरपीएससी भले ही 10-15% प्रश्न सत्य सत्य वाले पूछती है, मान लो 30% पूछे गए प्रश्न, लेकिन नॉर्मल प्रश्न आएंगे वो सीधे दिखने वाले आंसर आपको मिलते हैं ज़्यादातर प्रश्नों में, कुछ कुछ छोड़कर। ज़्यादातर जैसे कि 60-70% प्रश्नों में अपन इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न इस टाइप के होते हैं कंफ्यूजिंग वाले कि सेम नाम वाले हो गए, अपन को सोचने पे मजबूर करें। तो वो ऐसे फैक्ट आप देखिए और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला प्रश्न है, अपने निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? 4 कथन दिए हुए हैं। महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, ये राइट आंसर है। विंसेंट स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े लेखक है शेक्सपियर। तो वी ए स्मिथ जो यूरोपियन थे, इन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी है। पंचतंत्र 4 भागों में बटा हुआ है। भट्टी ने रावण वध की रचना की, ये 4 फैक्ट है उसमें से रॉन्ग है ये, क्योंकि पंचतंत्र है वो 5 भागों में बटा हुआ है। अब पंचतंत्र के 5 भाग कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा की, सबसे पहले आप ये देखिए कि पंचतंत्र की रचना जो है जो विष्णु शर्मा ने की, इसके 5 भाग है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लग प्रमाण, अपरीक्षार्थी, अपरीक्षाकारित्व। तो जो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है, तो इसके 5 भाग है, पांचों भाग के नाम है। अब प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र का कौन सा भाग नहीं है, तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। नॉर्मल सवाल भी आ सकता है कि पंचतंत्र के कितने भाग है, 5, 6, 4, 3।
तो प्रश्न के जो पैटर्न है बनने के, उस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ यदि अपन इसके एनालिसिस में देखें, सॉल्यूशन में, तो शूद्रक था, उसने मृच्छकटिकम की रचना की। मृच्छकटिकम में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डाला गया है। भट्टी काव्य या रावण वध की रचना की। वात्सायन ने कामासूत्र की रचना की। चंद्रगोमिन ने चंद्रगोमिन व्याकरण की रचना की। और क्षेमेंद्र ने वृत्त कथा मंजरी की रचना की। भास के अधिकतर बार भास के भी पूछे जाते हैं। स्वप्नो वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योग प्रादन और चारुदत्तम और भारवी ने किराता नियम की रचना की। और बाकी यदि अपन इसमें से देखें, थोड़ा अपन डीप में पढ़े, जैसे कि भारवी ने किराता नियम की रचना की, तो उसमें क्या स्टोरी बताई गई है, उससे संबंधित कुछ 2-3 फैक्ट है वो आप याद कर सकते हो। हर एक साहित्य से संबंधित आपको फैक्ट याद नहीं करने हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। बाकी जो फेमस है, जैसे कि पंचतंत्र फेमस है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये किसने किस किस राजा के पुत्र को नीति की शिक्षा बताने के लिए एक खेल खेल में वो सीख जाए, उसके लिए इनकी रचना की थी। भाग कितने हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो जो फेमस साहित्य है उनके बारे में थोड़ा डीप में, और बाकी ऊपर ऊपर है वो मिलाने के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए। और एक जानकारी ये थी कि जो फर्स्ट पेपर की अपने ओशियन एकेडमी पे जो टेस्ट सीरीज आने वाली है, वो कुछ ही समय में हम इसमें लॉन्च कर देंगे। बाकी फिलहाल के लिए इस पे ज्योग्राफी की डाली हुई है टेस्ट सीरीज, वो कंटिन्यू चल रही है। 4 टेस्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे टेस्ट है, आप एक बार देख सकते हो। और बाकी इस एप्लीकेशन ओशियन एकेडमी पे आप यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस पे डाल रखे हैं, और साइंस की एनसीईआरटी बेस पे टेस्ट सीरीज डाल रखी है, जो प्रश्न आपको हेल्प करेंगे ये बताने के लिए कि किस पैटर्न पे आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एक बार विजिट कीजिए, और इस पे आप रिव्यू जरूर देना, क्योंकि मैंने अभी तक तो ऐसा बोला नहीं है कि लाइक कीजिए, रिव्यू दीजिए वगैरह। लेकिन क्योंकि टेक्निकल चीज़ होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रिव्यू अपन देते हैं तब वो सर्च में आता है, और कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आप और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी ये एप्लीकेशन विजिट करना और इस पे रिव्यू जरूर देना। जो मैंने प्रश्न बनाए हैं उसी को बेस में रखते हुए अपन आगे भी वीडियो आते रहेंगे, और एप्लीकेशन पे भी समग्र टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं। धन्यवाद।